आदाब, नमस्कार। नेक्स्ट इंडियन न्यूज के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सादान खान। लगातार जिस तरीके से बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सभी लोग नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में जो है दल बदलने का भी और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जोर शोर से कार्य बताते कि जदयू के करीब 18 नेताओं ने दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कई लोगों ने निर्दलीय लड़ने की मांग की है, वो अपनी पार्टी के सामने खड़े होंगे। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी एडिटर नवल किशोर कुमार और राजनीतिक सामाजिक चिंतक विश्लेषक डॉक्टर मनीष चौहान मैम मौजूद है। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज। सर, इस चर्चा की शुरुआत नवल किशोर कुमार सर मैं आपके साथ करना चाहूंगा। बिहार चुनाव को आप कैसे देखते हैं? बिहार चुनाव को देखते किस तरीके से हैं, यह एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि यह चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर इस चुनाव का महत्व है क्या। यदि हम पिछले 3 दशकों को देखें, मतलब यदि हम स्टार्ट करते हैं 90 से लेकर के अब तक 3 दशक हुए हैं, ये बिहार में बहुजनों की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 दशक रहे हैं। और यह जो चुनाव है, यह चुनाव बिहार को ऐतिहासिक मोड़ पर लाने वाला चुनाव है। बिहार को यह तय करना है कि उसे किस राह जाना है, उसे बहुजनवाद की तरफ जाना है या फिर वापस लौटकर सामंतवाद के घेरे में शिकार होना है। इसलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो चुनाव है कम से कम आने वाले 20-25 साल के लिए एक दिशा तय करेगी। तो मैं तो इस चुनाव को इस नजरिए से देखता हूँ। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने बहुजनों की बात की, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुजनों की लगातार अत्याचार की हर जगह से खबर आ रही है, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार से भी खबरें आई, तो आपको क्या लगता है बहुजन भी बदलाव चाहता है आम जनता की तरह इस बार? देखिए, बिहार के बहुजन क्या चाहते हैं वो तो अपने वोट से बताएंगे। हम मुद्दों की बात कर सकते हैं। मुद्दे क्या महत्वपूर्ण हैं? अपराध निसंदेह कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, एक बड़ा सवाल होता है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सवाल है पूरे भारत में। दक्षिण के राज्यों में भी अपराध होते हैं। मध्य भारत है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर आपका कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, अपराध तो हर जगह होते हैं। बिहार के लिए एक मुद्दा है, लेकिन असल सवाल यह है कि बिहार के बहुजनों के सामने सवाल क्या है। ठीक है, अपराध के सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, गरीबी के सवाल हैं, शिक्षा के सवाल हैं, स्वास्थ्य के सवाल हैं। हमें उन सवालों पर बात करनी चाहिए। जी सदा। डॉक्टर बिल्कुल सर, लेकिन मैम इस बहस को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर मनीषा वांगरा मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका क्या लगता है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करें, लगातार जब वादा किया था, निश्चय वन में भी लगातार नीतीश कुमार ने वादा किया था कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार दोबारा भी जनता जो है या जो युवा है वो आपको लगता है कि दोबारा जाल में फंसेगा या फिर वो लगातार ऐसे ही अपने पिछड़ों में फंसते रहेंगे? ये मेरे ख्याल से जिस तरह से कुछ चीजें बहुत ज्यादा मजबूती से नजर आ रही है इस वक्त, जब आप चुनाव का माहौल देखते हैं, जिस तरह से कैंपेनिंग में मुद्दे उठाए जाते हैं और उनको एक कटघरे में मुद्दों को रखा जाता है, एक बाइनरी के अंतर्गत, चाहे वो हिंदू बनाम मुसलमान की बाइनरी हो या इंडिया पाकिस्तान की हो, या अगर दोनों भी फेल हो गई तो फिर चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर, इन मुद्दों में लेकर आने की कोशिश की जाती है। अभी भी कुछ कोशिश की हुई है, जिस तरह से कुछ प्रत्याशी कांग्रेस के माध्यम से लड़ रहे थे तो उनके बारे में कहा गया कि जिन्ना की फोटो लगाई, लेकिन ये चीजें अभी धार नहीं दे रही है। बिहार की जनता उस चीजों को ज्यादा मायने नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ की समझ गए हैं लोग कि मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं इस तरह के, और एक्चुअल में उन्होंने इतना कुछ भुगता है पिछले 9 महीने में, और उसके पहले 1.5 साल में, और उसके पहले 15 साल से। मेरे पास आंकड़े हैं हर चीज को लेकर। आप रोजगार को देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देख लीजिए, और पानी की समस्या को लेकर, बाढ़ की समस्या को लेकर देख लीजिए, रास्ते, खलियान, खेत,
इन सब के लिए अपने अपने इतने मजबूत आंकड़े हैं कि वह उसके बारे में बोला जा रहा था, उसके बारे में लोगों की मांग थी और लोग सरकार में बदलाव चाह रहे थे। लेकिन मिस्टर नीतीश कुमार ने यहाँ वहाँ की बहुजनों की सरकार के साथ में और जो सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ खड़ी थी जो पार्टियां और खासकर आरजेडी, उनके साथ बगावत की और बहुजनों के मुद्दों के साथ बगावत करके उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। और ये सारे जो मुद्दे हैं ये अपने आप पीछे चले गए, बिल्कुल दरकिनार हो गए। पिछले 9 महीने में कोरोना के समय में हमने देखा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल की पूरी तरह से उदासीनता ही नहीं रही है। तो इस तरह का रवैया है कि आपको जो करना है कर लो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, या मैं मेरे हाईकमांड की तरफ से जो आदेश निर्देश आएंगे उस पे मैं अमल करूंगा, लेकिन मैं वहां का सीएम हूँ तो वो मैं उसमें कोई भी तब्दीली नहीं करूंगा। वाकई में देखा जाए तो कोरोना के समय में सेंटर में सरकार बीजेपी की और स्टेट में उनका गठबंधन, और बिहार स्टेट में सरकार में कुछ चीजों की बीजेपी के साथ में तालमेल है। जहां तक दिल्ली का सवाल था और महाराष्ट्र का सवाल था, तो बीजेपी सीएम और बीजेपी मिस्टर पीएम हमारे कह रहे थे कि स्टेट की सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है, हमें मुश्किल होती है अपनी चीजों को लागू करने में। तो वहां पर तो आप ही की सरकार थी और आप ही का बदलाव हुआ वहां पर, तो आपको क्या दिक्कत हो रही थी वहां पर? कोरोना के समय में टेस्टिंग से लेकर तो मजदूरों की सहूलियत को लेकर, वहां पर भत्ते, बेरोजगारी भत्ते को लेकर, इतने भयंकर महामारी के काल में वहां पर मजदूर जाने के बाद में उनकी टेस्टिंग, उनकी जांच, उनकी स्वास्थ्य सेवा और उनकी भूखमरी के ऊपर तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं कि अभी आज 4-3 महीने हो गए कि वहां का प्रवासी मजदूर धीरे धीरे होते हुए वापस बिहार पहुंचा, उसके पास रोजगार नहीं है, वो वापस जहां पर वो काम करता है या तो उसके पास उसको पंजाब जाना पड़ेगा, उसको केरला जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा या महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, लेकिन उसको या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या तो वहां पर भूखा मरना पड़ेगा बिहार की भूमि में। जो 1,000 रुपए पर महीना का भुगतान उनको मिलना चाहिए वो तक नहीं मिला उनको, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत और भी ज्यादा भुगतान उनको मिलना चाहिए और भी उनको बेरोजगारी के भत्ता मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला है। तो यह सारा का सारा दुख बिल्कुल हाल ही में झेला हुआ है बिहार की जनता ने, और ये बहुत ही कम तबका है कि जो इससे छूट पाया है, जो इसमें से अलग हो पाया है। यह मेरे ध्यान में ये बात आई है, और इसी वजह से आज तक आप देखेंगे कि मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह अभी तक उन्होंने कोई रैली नहीं की, ना वो एक हाथ पोस्टर पे नजर आ जाते हैं, लेकिन उनका जिस तरह से वास्तव में है ही नहीं वहां पर, वरना ये तो किस तरह से अपना प्रेजेंस और बिगुल बजाते हैं हर स्टेट में जाकर। तो यह भी एक वजह है क्योंकि उनको मालूम है कि वो अंधे गिरे हुए हैं। हाँ, अभी दूसरा सवाल ये आता है कि इतना सब सहने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी क्या बिहार की जनता और खासकर बहुजन, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनको कि CAA, NRC की भी मार पड़ी हुई है बहुजनों को, तो यह स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कितने सारे डॉक्टर, वहां पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की मौतें हुई है बिहार में। तो ये सारा का सारा हुजूम जो है, सारे लोग जो है, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, ये अपने इन लोगों को फिर से बरगलाया जाता है क्या मीडिया प्रोपेगेंडा के माध्यम से, या ये लोगों को बरगलाने के बावजूद ये बरगलाएंगे नहीं क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाकर और बहुत ही तुच्छ से और बहुत ही बेकार से मुद्दे उठाकर उन्होंने फिर भी पूरी की पूरी कोशिश की कि इसको बिहार के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, या बिहार को सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और ऐसे अन्य किसी मसलों में फिक्स करने के लिए। और आखिरी में सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि तीसरी एक बहुत बड़ी बात आती है, एक बहुत ही अचरज की बात जो 2-3 दिनों में हमारे सामने आई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त की राजनीति में एक मैं इसको बहुजन राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ, और मैं बहुजन राजनीति का परिप्रेक्ष्य उसको मानती हूँ और पार्टी उसको मानती हूँ क्योंकि मैं बहुजन समाज से बिलोंग करती हूँ और बहुजन राजनीति का भाग रही हूँ। बहुजन राजनीति के अंतर्गत मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो मोदी वो पार्टी जहां पर की वर्चस्व सामंतवादी उच्च वर्णीय लोगों का प्रेजेंस मौजूदगी जहां नहीं है, और उनके नेतृत्व में अगर वो पार्टी नहीं है, तो मैं उसको वो बहुजन
हितेश की पार्टी या बहुजनों की पार्टी मैं मानती हूँ। और अगर ऐसा देखा जाए तो अभी क्या ये जो इलेक्शन है इसमें काफी प्रयत्न हुए हैं। हमारे सामने कुशवाहा जी आए हुए हैं, एक तरफ से पप्पू यादव और अन्य एक गठबंधन बना हुआ है, तो इधर से आरजेडी का गठबंधन बना हुआ है जहां पर उन्होंने सीपीआईएम और सीपीआई को भी लिया हुआ है। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी मुझे नवल से भी जानने की मुझे ये कोशिश करूंगी मैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं कि सीपीआई का गठबंधन होने के बावजूद ये हो रहा है कि वहां का प्रगल्भ वर्ग, जो उच्च वर्णीय वर्ग है, सामंतवादी वर्ग है, चाहे वो भूमिहार कास्ट हो, चाहे और ठाकुर कास्ट हो, या और भी कई अन्य उच्च वर्णीय कास्ट जो है जिनका कि सामंतवाद के जरिए इनका शोषण होता रहा, वह भी अभी अगर आगे है कि इस चीज से क्या तब्दीली आएगी, ये जानने की जरूरत है और ये ऑब्जर्व करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए नया चैप्टर होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्शन में सीपीआई ने आरजेडी के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था। सांप्रदायिकता का ही उनका मुद्दा था सीपीआई का। अगर सांप्रदायिकता का मुद्दा है तो आरजेडी ने और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से सांप्रदायिकता को ठोकर मारी है और जिस तरह से हैंडल किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी ने की है, तो उनको अलग से लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर लेकिन अभी वो साथ में आए हैं तो उनका कितना मन परिवर्तन हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज आई है कि मुझे नहीं लगता कि उनका मन परिवर्तन हुआ है, और किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि बहुजनों के नेतृत्व की पार्टी के इसमें पूरी तरह से हक और अधिकार उनके जाएं या ऑटोनॉमी उनको मिले। क्यों? क्योंकि हाल ही में कन्हैया कुमार अपने आप को और उनका एक बिकॉज ही इज अ मेजर कैंडिडेट ओवर देयर लास्ट टाइम, और बिहार के होने की वजह से उन्होंने जो बोला या जो उनका रूप आ रहा है सामने, वो मायने रखता है। और वो पे और इधर उधर वो बहुत ही बैलेंसवादी रूप इख्तियार कर रहे हैं। नीतीश की गवर्नमेंट की तारीफें करने जा रहे हैं, निष्पक्ष रूप बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि हर सातों निश्चय पर नीतीश कुमार फेल रहे हैं। तो ये जो दोगलापन ही नहीं, तो ये सामंतवाद को बनाए रखने की जो यह है, जबकि गठबंधन हुआ है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा घातक चीज है। लेकिन ये सबक भी होगा बहुजनों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ। बिल्कुल, लेकिन मैम आपने जिस तरीके से बात किया, आपने कहा कि बिहार की जनता ने कोरोना महाकाल में जिस तरीके से सबसे ज्यादा सब्र किया, उन लोगों ने सबसे ज्यादा झेला, तो आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी, अमित शाह इसी वजह से बिहार में कोई रैली करने नहीं पहुंच रहे, क्योंकि उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? अब मुझे लगता, मैंने तो उस बात को ऑलरेडी कहा, मुझे नहीं लगता कि और उसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन मैं चाहूंगी कि जो सवाल मैंने अभी उठाए हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ अगर हम लोग चर्चा में ले आए तो ये हमारे दर्शकों के लिए और खासकर युवा वर्ग के लिए, वहाँ के युवा वर्ग के लिए, दिल्ली के युवा वर्ग के लिए और तमाम बहुजन युवा वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही है बहुजन लोगों के सामने, कि जहाँ पर वह सामंतवादी उच्च वर्णीय लोग जो थोड़ा बहुत कुछ कहीं जय भीम बोल दिया तो उनके झांसे में आ गए, कहीं जय मंडल बोल दिया, या कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत पक्ष में बात कर ली तो उनके झांसे में आ गए। लेकिन नेतृत्व और विप जिसको कहते हैं, पार्टी विप कितनी मायने रखती है, एजेंडा और विचारधारा कितनी मायने रखती है, ये चीज उद्धृत होनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन सर मैं आपके पास एक बार फिर से वापस आना चाहूंगा, जिस तरीके से अब इन लोगों ने तेजस्वी यादव को लगातार आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग पार्टी से अलग कर दिया है, लेकिन जो अब कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से हार मान चुके हैं, नीतीश कुमार से सत्ता कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पूरी तरीके से छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि जनता भी लगातार इसकी बिहार में गुहार लगा रही है कि नीतीश से सरकार नहीं चल रही। सबसे पहले तो मैं सदान मनीषा बांगर जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, जो बात उन्होंने रखी है। जी जी, उनका ये कहना है कि ये जो वामपंथ है, वामपंथ किस रूप में इस बार सामने आया है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव है, बिहार को एक ऐतिहासिक मोड़ पर लाने वाला चुनाव है। इससे पहले बिहार में वामपंथी दलों के साथ गठबंधन हुआ, सीपीआई के साथ गठबंधन हुआ जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी बिहार में।
और पहली बार वामपंथ जो है वो समाजवादी पार्टियों के साथ आई। और जब वो गठबंधन हुआ, तब भी जो है, जो उच्च जाति के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वामपंथी दलों का, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि यह तो सीपीआई का या वामपंथ का पतन है। और कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते थे कि वामपंथ के बिहार में खत्म होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण यही था कि वामपंथी संगठनों का, दलों का समाजवादी दलों के साथ, उस समय जनता दल पार्टी का नाम था, लालू प्रसाद की पार्टी का नाम था जनता दल, उसके साथ गठबंधन हुआ। अब भी तब से लेकर के आज तक ये पहला मौका है कि वामपंथ का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने भी कम से कम जाति के सवाल को स्वीकार किया है। आप देखें कि सीपीआईएमएल जो जिसको 19 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, वो सबसे बड़ा वामपंथी दल है बिहार में, और 19 सीटों पर उस पार्टी ने दलित बहुजनों को खड़ा किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात कि गठबंधन नॉर्मली जो है पार्टी के लेवल पे हो जाता है, पार्टी के दो नेता मिलते हैं और गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन क्या वो गठबंधन नीचे कार्यकर्ता के स्तर पर, मतदाता के स्तर पर गठबंधन बन पाता है? यह एक बड़ा सवाल है। इस बार जिस तरह की रिपोर्टें मेरे पास आ रही हैं, ये वामपंथी दलों के साथ जो गठबंधन है वो जमीन पर जुड़ा हुआ गठबंधन साबित हो रहा है। कम से कम जिन क्षेत्रों को मैं जानता हूँ, मैं फुलवारी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहां से मैं खुद आता हूँ, वहां पे सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हैं, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वहां अन्य दलों के जो, मतलब अन्य जातियों के जो लोग हैं, क्योंकि वो जो मेरा कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में संघर्ष होता रहा है, मतलब पिछले 3 दशकों से। हालांकि उसके पहले जो वहां से कैंडिडेट जीतते थे वे वामपंथी ही होते थे, या उसके पहले जो है वो कांग्रेस के हुआ करते थे। इसी प्रकार से आप भोजपुर में चले आएंगे, भोजपुर में जिस तरीके से वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच में गठबंधन है, समन्वय है, वो देखने लायक है। उसी प्रकार से आपको कुछ संकेत मिथिला के इलाकों में मिल जाएंगे, पूर्णिया के इलाके में मिल जाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार जी की बात की मनीषा जी ने, और कन्हैया कुमार एक सूडो फेस है, एक छद्म चेहरा है, और उस चेहरे को ये जो बहुजन वर्ग है, वो बहुजन वर्ग बहुत अच्छे से समझता है। उन दिनों से समझता है जब ये जेएनयू में आंदोलन कर रहे थे, और वो देख रहे थे कि किस तरीके से कन्हैया कुमार जो है मौलिक सवालों से, बहुजनों के सवाल से बचते फिर रहे थे। तो एक बात तो ये है। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि क्या नीतीश कुमार जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, चुनाव है। चुनाव में जनता तय करती है कि किसको सत्ता में रहना है, कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा। अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करना बहुत प्रारंभिक टिप्पणी होगी और बहुत हल्की टिप्पणी होगी। इसलिए जरूरत है कि जनता अभी और माहौल बनने दीजिए, लोगों से रिपोर्टें आने दीजिए, और तब इस बारे में चर्चा कर सकेंगे। क्योंकि अभी जो चीजें आ रही हैं वो बहुत हल्की फुल्की हैं। आप तस्वीरों में भीड़ के आकलन से हिसाब नहीं लगा सकते कि हाँ जनता किसके पक्ष में है। लालू प्रसाद की रैलियों में तो बहुत सारी भीड़ होती थी, वोट कितना टर्न होता था। जहां कहीं भी रैली होती थी लालू प्रसाद की, पूरा का पूरा मैदान भर जाता था, वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता था। इसलिए अभी सिर्फ तस्वीरों के देखने से या फिर कुछ जो हल्की फुल्की खबरें आ रही हैं उससे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जी बिल्कुल मैम, जी जी बिल्कुल सर। मैम, समय बहुत हो चला है, तो मैं जाने से पहले आपसे दोनों से जानना चाहूंगा कि आप सरकार से आपके जहन में कुछ सवाल है तो या जवाब है तो आप रख सकते हैं। जी जी। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी के समय में जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बहुजनों के मुद्दे हैं वो मुद्दे कैसे लोगों के सामने लाए जाएं। जैसे अभी आरजेडी जो अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, और उसमें उन्होंने बेरोजगारी हटाने की सवाल पर बात कही है, गरीबी हटाने के सवाल पर बात कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सवाल की है। मैं चाहता हूं कि वो भूमि सुधार के सवाल पर भी बात करें। जो बिहार में दलित बहुजन इतने गरीब हैं, इतने भूमिहीन हैं, उनको जमीन कैसे मिले, इस बारे में उन्हें बात करनी चाहिए।
कि जब तक जमीन नहीं होगा तब तक उनके पास ताकत नहीं होगी। देखिए, बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ खेती बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास खेत नहीं है उसके पास आजीविका का साधन नहीं है। आप खेती तो छोड़ दीजिए, 47% दलित भूमिहीन है, जिनके पास रहने का घर नहीं है। यहाँ तो सरकार आंकड़े देती है कि उसने इतने सारे शौचालय बना दिए, शौचालय बनाए कहाँ? हवा में। जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, शौचालय कहाँ बना दिए आप? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भूमि सुधार के सवाल पर अपनी बात रखनी चाहिए और लोगों से बताना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि जब तक जमीन नहीं होगी तब तक तो बिहार के विकास की बात करना जो है फिजूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी जाने से पहले? नहीं, मुझे यही कहना है कि ये जो सामाजिक जो पोलराइजेशन जिसको कहते हैं और इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उसमें वो इस वक्त की जो धरती में जो बदलाव नजर आ रहा है वो यह देखने को मिल रहा है कि लोग मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं और धार्मिक भावनाओं में और भावनात्मक चीजों में अभी उनकी रुझान नहीं है और वह काफी उससे सतर्क भी हो गए और उनको काफी उसमें जिसको कहते हैं विजडम आ गया हो, इस तरह से भी नजर आता है। बस ये बात है कि सीपीआई माले के बारे में जो नवल ने कहा, निसंदेह है उनका जो केडर बेस है, जो उनका ग्राउंड लेवल वर्क है, ग्रासरूट लेवल वर्क है, वह सीपीआई माले का वाकई में बहुत अंदर तक है और अंदरूनी है। वहां तक वह इस जाति के प्रश्न को जानकर और शोषण में जाति कितना महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है इस चीज को तवज्जो देकर उन्होंने जो अपने इसमें बदलाव लाया उसका स्वागत है। मगर सीपीआई और सीपीआई जिसका एआईएसएफ और ये सारा का सारा जो दूसरा एक ग्रुप जिसको कहते हैं, उन्होंने अपना रवैया अभी भी नहीं बदला है, ऐसा मुझे नजर आता है। यह वही लोग हैं जो लिबरल क्लास बनकर महाराष्ट्र से लेकर केरला से लेकर पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में घूमते हैं और ये हर मुद्दे को, हर इसको पूरी तरह से तरोड़ मरोड़ करके रखते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर यह भी दरकिनार हो जाएं और पूरी तरह से बहुजन राजनीति अपने बलबूते पे एससी ओबीसी और वहाँ के माइनॉरिटीज और खासकर माइनॉरिटीज में भी पसमानदा ग्रुप जो है उसको वह अगर सामने आता है, सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक बदलाव की भी बात रखने वाले और बहुतांश जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा जो कहते हैं उससे प्रेरित लोग उस सरजमीन पर, बुद्ध की जमीन है बिहार, इसलिए हम चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं पर भी हो, बहुजनों के लिए और हमारा दिल दुखता है, हम बहुजनों के लिए हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और ये तब्दीली में एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक संगठनात्मक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर मैं चाहती हूँ। इतना कह के मैं बिल्कुल, मैं लगातार नेशनल इंडिया न्यूज बहुजनों के लिए आवाज उठाता, आगे भी उठाता रहेगा। लेकिन अब सभी को इंतजार है 10 नवंबर का, जब बिहार को एक नया सीएम मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि अब सत्ता पर काबिज होकर कौन अपना परचम लहराएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज और बिहार चुनाव पर सटीक जानकारी के लिए अभी आप हमारे साथ बने रहें, आप पल पल की अपडेट दी जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना